हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी की, क्योंकि लास्ट के दो वीडियोस में हमने क्या देख लिया है, जनरल डिस्क्रिप्शन देख लिया है, स्टेबिलिटी क्या होती है, कंट्रोलेबिलिटी क्या होती है, मैनेजेबिलिटी क्या होती है। इसके साथ हमने ये भी देखा कि टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी यानी कि डायनेमिक स्टेबिलिटी और स्टैटिक स्टेबिलिटी क्या होता है, ये भी हमने देख लिया है। तो अब हमारी, क्योंकि हमने पहले वीडियो में जब हम देख रहे थे तो हमने बताया था आपको कि तीन तरीकों से स्टेबिलिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी, दूसरा लेटरल स्टेबिलिटी और तीसरा डायरेक्शनल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इन तीनों स्टेबिलिटीज को हम एक एक करके पढ़ेंगे और आज हम पहला स्टेबिलिटी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी है, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी की बात करने वाले हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? एयरक्राफ्ट की वो क्वालिटी जो एयरक्राफ्ट को लेटरल एक्सिस के अराउंड स्टेबल रखता हो। यानी हम स्टेबिलिटी कौन सी देख रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल, यानी पिच अप और पिच डाउन। ऐसी स्टेबिलिटी जो एयरक्राफ्ट को पिच अप मोमेंट और पिच डाउन मोमेंट, यानी ऊपर जाने में, क्लाइंब करने में और डाइव करने में जो स्टेबिलिटी हेल्प करती है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट अच्छे से क्लाइंब और डाइव कर पाता है, उस स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। और ये स्टेबिलिटी, क्योंकि इसका मोमेंट क्या है? पिच अप और पिच डाउन, ये स्टेबिलिटी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमेशा कौन से एक्सिस के अराउंड आती है? लेटरल एक्सिस, यानी जो बगल से जाती है और इस बगल से निकलती है। एक इमेजिनरी लाइन हम मानते हैं जो कि कांस्टेंट रहेगी। आप चाहे पिच अप करो या पिच डाउन करो, ये लाइन हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इस वाली स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो लॉन्गिट्यूडनली स्टेबल होगा, वो बहुत अच्छी क्लाइंब कर सकता है और बहुत ही अच्छी डाइव कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। यानी वो अनस्टेबल नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाता रह गया या फिर अच्छे से अपने पाथ पे नहीं आ पाया। अगर वो डाइव कर रहा है तो डाइव ही करता रह गया और क्रैश हो गया, वो अपने पाथ पर नहीं आ पाया, ऐसा नहीं होगा। अगर एयरक्राफ्ट लॉन्गिट्यूडनली स्टेबल है तो बहुत अच्छी क्लाइंब कर सकता है और बहुत अच्छी डाइव मार सकता है, बहुत अच्छा डाइव कर सकता है, पिच डाउन मोमेंट कर सकता है। अब हमें एयरक्राफ्ट को अगर लॉन्गिट्यूडनली स्टेबल बनाना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि हमारे एयरक्राफ्ट का जो सीजी है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पर हम ऐसा मानते हैं कि पूरे एयरक्राफ्ट का मास कंसंट्रेटेड है, और दूसरा पॉइंट है सेंटर ऑफ लिफ्ट या फिर जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर, यानी सीएल। यानी आप एक तरह से कह सकते हैं विंग पर एक ऐसा पॉइंट जहां पर ऐसा हम मान सकते हैं कि सारा लिफ्ट जो है वो कंसंट्रेटेड है। ठीक है, जिस तरह से सीजी पे हम मास को कंसंट्रेटेड मानते हैं, वैसे ही सेंटर ऑफ लिफ्ट या सेंटर ऑफ प्रेशर पर हम एयरक्राफ्ट के सारे लिफ्ट को कंसंट्रेटेड मानते हैं। वो विंग्स पर कोई पॉइंट होता है। ठीक है, तो हम ध्यान क्या रखते हैं, लॉन्गिट्यूडनली स्टेबल होने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका जो सीएल है यानी सेंटर ऑफ लिफ्ट है, वो सीजी के पीछे रहे। ठीक है, और इससे होगा क्या? आपका एयरक्राफ्ट जो है, अब आप खुद सोचिए, सेंटर ऑफ प्रेशर का है जहां पे सारा का सारा लिफ्ट लग रहा है, यानी उस पॉइंट से एयरक्राफ्ट ऊपर जा रहा है, राइट। और सीजी क्या है? जिसके अराउंड ग्रेविटी लगती है, यानी जिसके अराउंड एयरक्राफ्ट नीचे जाता है। तो अगर सीजी आगे और सीएल पीछे है तो फोर्स अगर पीछे से लगे तो एयरक्राफ्ट कैसा होगा? ऐसा होगा ना, नोज हैवी, मतलब हमेशा वो नीचे जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट जो है सीजी के पीछे लग रहा है। ठीक है, आपका लिफ्ट जो है सीजी के पीछे लग रहा है, तो एयरक्राफ्ट नीचे जाने की कोशिश करेगा बार बार। ठीक है, और हम चाहते भी यही हैं। ठीक है, और इसी वजह से आपका जो एयरक्राफ्ट का विंग होता है उसका लोकेशन ऐसा रखा जाता है। इसके साथ साथ आप अगर देखें तो लॉन्गिट्यूडनली स्टेबल होने के लिए आप या ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, इसके लिए जो फोर्स लगता है ना, वो एलिवेटर से लगता है। यानी एलिवेटर को अगर आप अप करेंगे तो सामने वाला एयर आकर के उस पर टकराएगा, और अप करेंगे तो क्या करेगा? एयरक्राफ्ट ऊपर चला जाएगा। डाउन करेंगे तो नीचे वाली एयर आकर उस पर टकराएगी और एयरक्राफ्ट क्या करेगा? नीचे चला जाएगा। ठीक है, यानी उसके लिए आपका ये जो पीछे का पार्ट है, टेल सेक्शन है ना, इसका मजबूत होना जरूरी है। तो इसीलिए अगर एयरक्राफ्ट स्टेबल है, एयरक्राफ्ट लॉन्गिट्यूडनली स्टेबल बनाना है, तो इसका लोकेशन और इसकी साइज बहुत ज्यादा मैटर करती है एज कंपेयर टू अदर फैक्टर्स। मतलब बहुत सारे और फैक्टर भी होते हैं, बट ये फैक्टर्स यानी विंग्स की लोकेशन, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स की लोकेशन और इसका साइज, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। और इन तीनों चीजों में मिला के कोशिश की जाती है कि आपका जो सेंटर ऑफ लिफ्ट है वो सीजी के पीछे रहे। ठीक है, अब एयरक्राफ्ट को तो नोज हैवी बना दिया। अब अगर एयरक्राफ्ट नोज हैवी रहेगा तो मान लीजिए आप उसको 10 डिग्री क्लाइंब कराना चाहते हैं तो 8 ही डिग्री करेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा ही रहेगा वो। तो आपको हमेशा ऐसे करके एयरक्राफ्ट को चलाना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा क्लाइंब करके चलाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? ड्रैग बहुत सारा लगेगा, क्योंकि अननेसेसरी एयर आके एयरक्राफ्ट के पार्ट्स पे टकराएगा और ड्रैग बहुत सारा लगेगा। तो इसको काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपका स्टेबलाइजर होता है ना, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, जनरली हम इसको पहले क्या करते थे, एक निगेटिव एंगल पर सेट कर देते थे। ठीक है, तो यानी एयरक्राफ्ट हमेशा ऐसा नोज हैवी है ना, तो हम इसको अगर निगेटिव पे कर देंगे तो यहां पर क्या करेगा? ऊपर से अगर निगेटिव एंगल्स पे है तो ऊपर से एक फोर्स लगता रहेगा, तो क्या करेगा? इसको काउंटर बैलेंस करके रखेगा, हमेशा सीधा करके इसको रखेगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इसको निगेटिव एंगल ऑफ अटैक पे पहले रखा जाता था छोटे एयरक्राफ्ट से, अगर आप बड़े एयरक्राफ्ट से भी इसको निगेटिव एंगल ऑफ अटैक पे रखते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि यहां पर बहुत सारा ड्रैग क्रिएट होता है। इसीलिए आप आजकल मॉडर्न एयरक्राफ्ट में देखते होंगे THS यानी कि ट्रिमेबल हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स का यूज किया जाता है, जो एयरक्राफ्ट की स्पीड, एयरक्राफ्ट के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसका एंगल थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है। और इसका ये ऑटोमेटिक होता है, जनरली पायलट्स को इसमें कोई इनपुट नहीं लगाना, ये ऑटोमेटिकली एयरक्राफ्ट के कॉन्फ़िगरेशन और स्पीड के हिसाब से वेरी करके ड्रैग को कम करता है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब ये तो टी टेल है, जनरली हमारा ये हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर यहाँ होता है, ठीक है, नीचे होता है, यहाँ पे क्या ऊपर है ना, यहाँ होता है, ये तो टी टेल का एक एयरक्राफ्ट है, इसलिए ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। अब होता क्या है, जो हमारे एयरक्राफ्ट के विंग से जो डाउन वॉश निकलता है, यानी यहाँ से जो एयर निकलती है वो जाकर के आपके हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, अगर ये चीज यहाँ होगी, जनरली जो रहती है टी टेल का थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट रहता है, तो यहाँ पर जाकर के पड़ती है और यहाँ आपके जो टेल होता है ना उसको थोड़ा सा डाउन वॉश लगाती है, ठीक है, डाउन वॉश का मतलब उसको नीचे की तरफ पुश करके रखती है, ठीक है। अब क्या होगा, जब एयरक्राफ्ट की स्पीड स्लो हो जाती है ना, जब आप लो एयर स्पीड पे चलते हैं, यानी स्लो होते हैं, लैंडिंग करने के लिए आते हैं या जस्ट टेक ऑफ किए होते हैं, तो उस टाइम पर एयरक्राफ्ट की स्पीड स्लो होती है एज कंपेयर टू क्रूजिंग। तो होता क्या है उस टाइम पर, एयरक्राफ्ट नोज हैवी है, क्योंकि हमने बनाया ही उसको ऐसा है कि वो नीचे जाने की कोशिश करे। आपको याद होगा हमने क्या किया था, इसको नोज हैवी बनाया क्योंकि सीएल को पीछे किया है। अब एयरक्राफ्ट जब आपका यहां से विंग से एयर ही कम जाएगा पीछे, तो डाउन वॉश कम लगेगा, डाउन वॉश कम लगेगा तो एयरक्राफ्ट क्या होगा, नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। मैं ये स्टेबिलिटी समझा रहा हूं, अब देखो आपको, एयरक्राफ्ट नीचे जाने की कोशिश करेगा, जैसे एयरक्राफ्ट नीचे जाने की कोशिश करेगा एयर स्पीड जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि ये बहुत तेज डाइव मारेगा ना, तो एयरक्राफ्ट की स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, एयर स्पीड बढ़ेगी। जैसे एयर स्पीड बढ़ेगी यहाँ पे उससे दोबारा एयर बहुत ज्यादा तेज जाएगा और दोबारा यहाँ डाउन वॉश बढ़ जाएगा और फिर से एयरक्राफ्ट क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए आप, पायलट ने कुछ नहीं किया, खुद ब खुद हमने एयरक्राफ्ट की डिजाइन ऐसी बना रखी है कि जैसे ही एयरक्राफ्ट डाइव कर रहा है, यहां से आपके जाने वाले एयर की वैल्यू बढ़ रही है और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर पर स्पीड बढ़ रही है, किसकी, एयर की, डाउनवॉश की वैल्यू बढ़ रही है, और एयरक्राफ्ट जो अभी तक नीचे जा रहा है तो अपने आप स्टेबल हो गया। अब क्योंकि एयरक्राफ्ट को मैंने बताया ना आपको, स्टेबिलिटी दो प्रकार की है, तो स्टैटिक है ना, कि तुरंत के तुरंत एयरक्राफ्ट जैसे ही नीचे हुआ यहाँ पे बढ़ गया, ये ऊपर आ गया, ठीक है। अब जैसे ही ऊपर आएगा वापस से ड्रैग वगैरह कम होगा, ये वापस नीचे जाने की कोशिश करेगा, वापस नीचे जाने की कोशिश करेगा, फिर से एयर स्पीड बढ़ेगी, फिर ऊपर आने की कोशिश करेगा, करेक्ट। तो ये तो स्टैटिक स्टेबिलिटी है ना, तुरंत तुरंत ऐसा ऐसा कर रहा है। बट हमने डायनेमिक स्टेबिलिटी भी पढ़ी थी, राइट। अब एयरक्राफ्ट को हमेशा हम डायनेमिकली पॉजिटिवली स्टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो यानी एक दो बार अगर ये ऐसा हो, यानी अगर पायलट कोई इनपुट ना भी देगा तो ये धीरे से नीचे जाएगा, वापस ऊपर आएगा, धीरे से नीचे आएगा, और इसकी क्या एम्पलीट्यूड जो धीरे धीरे कम होगी और उसके बाद एक टाइम पे कुछ 2-4-5 सेकंड के बाद वापस स्टेबल हो जाएगा और एयरक्राफ्ट उड़ने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कैसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी को डिजाइनिंग के हिसाब से बना दिया, कुछ नहीं किया, बस सिंपल किया है कि अपना हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर को हम ऐसा बना रहे हैं कि वो थोड़ा सा नेगेटिव एंगल ऑफ अटैक पर है, जो कि आजकल ऑटोमेटिक भी रहता है, और जब हम क्रूजिंग वगैरह करते हैं तो ड्रैग को कम करने के लिए वो अपने आप स्ट्रेट भी हो जाता है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कैसे ही डिजाइनिंग की मदद से हमने एयरक्राफ्ट को लॉन्गिट्यूडनली स्टेबल कर दिया, कि जब वो नीचे जा रहा है तो ऊपर आ जा रहा है, और जैसे ही वापस ऊपर आ रहा है फिर से वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, यानी 2-4 बार ऐसे ऐसे एक्सेलरेट करके, ऑसिलेट करके वो वापस अपने पाथ पे आके एकदम सीधा उड़ने लग जाएगा, ठीक है। तो ये पावर है हमारे एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग की, और इसीलिए हमें जानना जरूरी है कि एयरक्राफ्ट के डिजाइन में, क्योंकि हम स्ट्रक्चर्स पर काम करते हैं, तो एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर्स को ना छेड़े, क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर को आप छेड़ते हैं तो स्टेबिलिटी भी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हैं, दूसरों तक शेयर कर दीजिए ताकि सबको इसका हेल्प मिल सके। थैंक यू।